जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े अब तक, सारे चैप्टर्स आज होंगे रिवाइज, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बस ये रहे आपके सामने अब। ओके, नाउ सेक्शन नंबर 123 का नाम है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और सेक्शन नंबर 124 का नाम है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। 125 का नाम है, याद करो उस फंड का नाम क्या है, आईपीएफ। 126 का नाम है अबेंस, अगर मान लो जो ए ने बी को ट्रांसफर किया एंड ऑल दैट। एंड 127 की बात करेंगे तो वो है पनिशमेंट के बारे में। वन मोर टाइम आई रिपीट, 123 talks about declaration of dividend, 124 talks about unpaid dividend account, 125 IEPF, 126 अबेंस बोलते हैं उसको। अगर मान लो ए ने अगर बी को बेचा और ए के नाम पे तो ए को ही मिलेगा, बी ने बी के नाम पे तो बी को मिलेगा, पर ए ने बी को बेचा पर बी ने सिर्फ अप्लाई किया होगा, उसके नाम पे नहीं आया, तो उसको जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। पर उस दौरान अगर कोई राइट इश्यू होगा और बोनस इश्यू होगा तो वो जाएगा किसी के भी नाम पे, उसको अबेंस किया जाएगा। 123 सेक्शन के बारे में बताओ बिजनेस, जरा जोश लाओ भाई, हम लोग को पूरा रिवाइज करना है। अब जितना भी हुआ है बस, मुझे लगता है चैप्टर 5 हमारे पूरे एक सेक्शन, एक आधा सेक्शन बचा हुआ है जो भी छप रही है बहुत, पर ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो पूरा खत्म हुआ। और मैं चाहता हूं अब इस पे मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, परफेक्शन। और मुझे सारे के सारे आईसीए के पेपर इंक्लूडिंग ये क्या नंबर है उसका, मई 2017 का पेपर सॉल्व करवाना है। उसके लिए मुझे आपको ट्रेन करना है। मैं चाहता हूं कि बेटा हर बच्चा ये फील करेगा अगर अच्छा मई 17 जैसा पेपर जो डिफिकल्ट था वो भी आप सॉल्व कर पाओगे, इसका गारंटी मेरा है। सिर्फ रिवाइज करने में मेरे साथ दो। बताओ बच्चों, तीन डिविडेंड देने के तीन तरीके। नंबर 1 तो पास्ट प्रॉफिट, करंट प्रॉफिट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला सवाल, क्या रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है, करना है तो कर सकते, वरना नहीं कर सकते। अगला सवाल, कितने दिनों में आपको शेड्यूल बैंक में रखना पड़ेगा? 5 दिनों में, और 30 दिनों के अंदर उसके अकाउंट में जाना चाहिए। 30 दिनों में उसके अकाउंट में नहीं गया तो आपको 18% का बैज देना पड़ सकता है। और उस आदमी को दिया था पर उसने नहीं लिया, एनकैश नहीं किया, तो 7 दिनों के अंदर, जल्दी बताओ, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा। और 7 दिनों के बाद में 7 सालों तक उसका इंतजार करेंगे, पर उसमें 90 डेज में आपको वेबसाइट पे लिखना पड़ेगा। फिर बाद में 7 सालों में अगर वो इंसान नहीं आया, आईपीएफ में जाएगा। आईपीएफ में और एक चीज लिखती है, अगर 7 साल तक अगर इंसान डिविडेंड नहीं लेता, इस साल नहीं लिया, उस साल नहीं लिया, उस साल नहीं लिया, 7 सालों तक कभी डिविडेंड लेने आया नहीं, तो हम लोग मानते हैं कि इसके शेयर्स को भी हमें आईपीएफ में ट्रांसफर करना होगा। आईपीएफ जो अकाउंट है, आप बताओ 125 सबसेक्शन 1 के हिसाब से आईपीएफ का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे फंड का निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसेक्शन 2, इसमें से कहां से पैसा आएगा? सबसेक्शन 3, कहां से पैसा कहां पे जाएगा? नंबर 4, अगर किसी को भी अपने पैसे जो 2 में जमा हुए वो अप्लाई करना है, तो वो 5 में जो बॉडी उनको अप्लाई करेगा। 5 में कितने लोग लिखे? 9, एक चेयरपर्सन, एक सीईओ और 7 अदर मेंबर्स है। 125 सबसेक्शन 6 में लिखा है, ऐसे लोगों को जो रूल्स लगते, वो रूल्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे। 7 में लिखा है ऐसे इनको रिसोर्सेज चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, उसको भी कौन देगा? सीजे देगा। 8 में क्या लिखा है? इनको बुक्स मेंटेन करना पड़ेंगे। 9 में लिखा है कि अगर जो 5 में जो बॉडी बनी है वो 3 के ऊपर खर्च कर सकती है। और 10 में लिखा C&AG इनका ऑडिट कर सकता है, और ऑडिट होने के बाद में ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और बोथ द हाउसेस के सामने उसको रखा जाएगा। अब एक सवाल आप सभी से है कि एक बात बताओ, इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो कब कितना देना चाहिए? पिछले 3 सालों में, मतलब जो भी अगर पिछले क्वार्टर में अगर वो लॉस है तो इट शुड नॉट बी मोर देन एवरेज डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 years। अगर मैं आपसे और एक सवाल पूछूं, अगर मेरे को पिछले बार अगर वो है लॉस है, नहीं इस साल लॉस है और मुझे पिछले साल के रिजर्व में से देना है, फ्री रिजर्व में से, तो कौन से 4 कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगी रूल 3 के हिसाब से? नंबर 1, ये पिछले 3 सालों का एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, एफआर प्लस पेड अप शेयर कैपिटल के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15% इतना पेड अप शेयर कैपिटल, इतना पैसा आपके फ्री रिजर्व में होना चाहिए। अब ये दोनों का जो लोअर है उसमें से आपको इस साल का प्रॉफिट, इस साल का लॉस भी मैनेज करना है, प्रीवियस ईयर का लॉसेस भी मैनेज करना है। अब जो अमाउंट आएगी वो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन एवरेज डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 years। ये सबको मालूम है। बताओ कौन से लॉसेस मैनेज करते, इस साल के या प्रीवियस ईयर्स के भी? दोनों के भी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, डिविडेंड कैसे दिया जाता है? कैश में, चेक में, पोस्ट डेटेड चेक में, नो, वारंट में, डिविडेंड वारंट में, बताओ गुड्स में, काइंस में,
किसको दिया जाता है? रजिस्टर होल्डर को, या उसके असाइनी को, या किसी बैंक को असाइन किया होगा उसको जाता है। इसी के साथ में ये चैप्टर को रिवाइज करना मेरा खत्म हो रहा है, पर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा 127 के बारे में कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे कंपनी ने डिविडेंड नहीं भी दिया फिर भी उनको फाइन पनिशमेंट नहीं होती। एक, अगर मान लीजिए उस आदमी ने ही गलती किया है। नंबर 2, अगर उससे पैसे लेना थे वो एडजस्ट किए। नंबर तीसरी बात, अगर उसकी फैमिली में मैटर चालू है इसलिए कंपनी को समझ नहीं आया किसके नाम पे देना है, और उस आदमी ने जो इंफॉर्मेशन दी थी वो गलत थी और उसको इंफॉर्म भी किया है हमने। और एक बात बताओ, और कोई भी ऐसी जगह जहां पे गलती किसने नहीं की है? कंपनी की कोई गलती नहीं। इन सारे मैटर में अगर उसको डिविडेंड 30 दिनों के अंदर नहीं भी मिलता है तभी भी हम लोग ऐसा मानते हैं कि कंपनी हैज नॉट वायलेटेड एनी लॉ। ये हमने पढ़ा था डिविडेंड चैप्टर में, इफ यू रिमेंबर। या गाइस कम ऑन। अब मैं पढ़ूंगा अगला चैप्टर, ये रहा आपके सामने। अब जल्दी से आओ। आता हूं, इन्होंने पूछा था मुझे, है ना। चैप्टर नंबर 3 पे आओ। बताओ भाई, 149 से लेके 172 तक बोलो क्या लिखा है इसमें? हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 149 लिखा कम से कम एक महिला का होना जरूरी है। कब होना चाहिए महिला? कितने दिनों के अंदर आना चाहिए? अगर मान लीजिए एक्ट पहले से ही आपकी कंपनी थी, एक्ट अभी आया, 1 साल में महिला आना चाहिए। ये कंपनी अभी अभी स्टैब्लिश हुई है तो 6 मंथ्स में महिला आना चाहिए। अगर महिला छोड़ के चले गई तो 3 महीने या पहली बोर्ड मीटिंग विच इज लेटर में आना चाहिए। महिला की बात करेंगे दोस्तों तो हम लोग ने यहां पे ये समझा है कि एक 149 में ये भी एक बात है कि कम से कम एक कंपनी में कितने डायरेक्टर होना चाहिए। अगर वो पब्लिक कंपनी तो 15, प्राइवेट भी है तो 15 और ओबीसी में तो 15, पर मिनिमम कितने होना चाहिए? 3, 2, 1। 3 मतलब पब्लिक, प्राइवेट में 2 और ओबीसी में कितना? 1। रेसिडेंट डायरेक्टर किसको बोलते हैं? रेसिडेंट डायरेक्टर वो होता है जो पिछले कैलेंडर ईयर में ही हैज स्टेड फॉर मोर देन 182 डेज। अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करूंगा, जवाब दो बच्चों, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कितने सालों के लिए होता है? 5 सालों के लिए। और पहली बार ओआर से, दूसरी बार उसी को करना तो एसआर से, और कूलिंग पीरियड होगा 3 साल। अब अगला सवाल ये आपके सामने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होना जरूरी है? अगर वो लिस्टेड कंपनी तो 1/3, और अगर वो लिस्टेड नहीं है तो दूसरी कंपनी के लिए 2 होना जरूरी है। इंटरेस्टेड डायरेक्टर हूं ऐसा कब इजहार करना चाहिए? अपॉइंटमेंट की पहली बोर्ड मीटिंग, हर साल की पहली बोर्ड मीटिंग, या जब भी स्टेटस चेंज होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जो एक जिसके अंदर एक तो जो टैलेंट भी है और जो ऑनेस्ट भी है। ऐसा कोई भी इंसान इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल के नहीं हो सकता जो सिर्फ ईमानदार है, मतलब अन्ना हजारे है पर दिमाग नहीं है, टैलेंटेड नहीं। ऐसे आदमी को हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल के नहीं अपॉइंट कर सकते। अगला सवाल ये आपके सामने, अगर मैं आपसे पूछूंगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लायबिलिटी होती क्या? अगर उसने ड्यू डिलिजेंस नहीं दी या उसने गलत काम करने को हां कहा होगा तो उसके ऊपर भी इल्जाम लग सकते हैं। अगला सवाल ये आपके सामने, क्या ये रिटायरमेंट बाय रोटेशन होते हैं क्या? होते हैं क्या नहीं होते? जी नहीं होते। अगला सवाल, ऐसे लोग मिलते कहां पे? ऐसे लोग मिलते एज पर सेक्शन 150 कहां मिलते हैं ऐसे लोग? ऐसे लोग मिलते कहां पे? ऐसी वेबसाइट मिलती है। वो वेबसाइट को किसने ऑथराइज करना चाहिए? दैट वेबसाइट इज ऑथराइज्ड बाय एमसीए। एमसीए ने ऑथराइज करना चाहिए। 99 रुपीज देकर कंपनी रजिस्टर करेंगी, हम लोग 22 रुपीज में देकर रजिस्टर करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है। बताओ, पर ऐसा डायरेक्टर अगर खराब निकला तो जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी की खुद की है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, 151 स्मॉल डायरेक्टर्स। हर एक कंपनी में 1000 डायरेक्टर जो होंगे, जो स्मॉल के होंगे, या फिर जितने भी स्मॉल डायरेक्टर होंगे उनके 1/10 वो मीटिंग के 14 दिन पहले बोलेंगे कि हम में से कोई इंसान या कोई और भी चल सकता है कि इस आदमी को स्मॉल डायरेक्टर बना दो। कितने साल के लिए अपॉइंट करेंगे? 3 साल। उसके वापस से रीअपॉइंटमेंट एज अ स्मॉल डायरेक्टर नहीं हो सकता। अगर अपॉइंटमेंट करना भी है तो 3 साल का कूलिंग पीरियड होना बहुत जरूरी। याद करो भाई। बताओ, स्मॉल डायरेक्टर की बात करेंगे तो जब भी वो 14 दिन पहले नोटिस देंगे, 7 दिन पहले जब वो नोटिस जाएगी, फिर जब रेजोल्यूशन पास होगा तो उस पर्सन को हम लोग क्या बोल के अपॉइंट करेंगे? स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर। अब एक कंपनी का स्मॉल शेयर होल्डर कब माना जाता है? स्मॉल शेयर होल्डर किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू इज लेसर देन 20,000। कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। एक सवाल, एक कंपनी का एसएसडी, कैन ही बिकम द एसएसडी ऑफ द सेकंड कंपनी?
बन सकता है अगर दूसरे कंपनी का बिजनेस सेम ना हो। अगर मैं 161 सबसेक्शन 1 2 3 4 की बात करूंगा तो बताओ, एक बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही कि इसके चारों के चारों सेक्शन को इसी एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन में पूछ लिया। मतलब इसके ऊपर 16 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए। किसके ऊपर? एक ऑल्टरनेट के ऊपर पूछा, एक वैकेंसी के ऊपर पूछा, एक नॉमिनी के ऊपर पूछा और एक एडिशनल के ऊपर पूछा। मतलब जिसने 161 छोड़ दिया होगा तो उसका अटेम्प्ट 6 महीने बाद आएंगे। और ये दीवानगी आईसीआई की, उनको अच्छा लगा, चारों के ऊपर एक क्वेश्चन ठोक दिया। और अगर तुमको ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, मतलब क्या कर रहे हो, कितना है ये? एडिशनल डायरेक्टर की बात करो, चलो चलो जवाब दो। एडिशनल डायरेक्टर मतलब वो होता है जो इस जनरल मीटिंग में और अगले जनरल मीटिंग के बीच में अपॉइंट होता है। वो कब तक काम करेगा? अगले जनरल मीटिंग तक या शुड हैव बीन हेल्ड तक, दोनों में से जो भी पहले आएगा। अगला सवाल ये उठता है आपके सामने, जिस इंसान को पहले ठुकरा दिया होगा क्या उसी को ही हम लोग वापस से एडिशनल डायरेक्टर बोल के अपॉइंट कर सकेंगे, हाँ या ना? नहीं। अब ऑल्टरनेट डायरेक्टर कैटरीना गई और दीपिका आई, पर कैटरीना का कितने महीनों के लिए जाना जरूरी है? 3 महीनों से ज्यादा के लिए जाना जरूरी है। तो जो कैटरीना आई है, जो दीपिका आई है, वो कब तक काम करेगी? जब तक कैटरीना वापस नहीं आती। पर मान लो कैटरीना इंडिपेंडेंट होंगी तो ऑल्टरनेट भी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। नोटिस किसको जाएगी? मीटिंग की, दोनों को भी जाएगी। अगला सवाल, नॉमिनी डायरेक्टर 3 तरीके से अपॉइंट करते हैं। एक, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करेगा, या फिर बाय वर्च्यू ऑफ कोई भी एक्ट होगा तो उसकी वजह से अपॉइंट होगा। अगला सवाल है, कैजुअल वैकेंसी, कोई आदमी मर गया जिसको निकाल दिया हो, ऐसे आदमी को निकालने के बाद में जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसको कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। इन चारों सेक्शन में एक चीज कॉमन है, चारों में अपॉइंट करने वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही है। और दूसरी कॉमन चीज है, ये तभी हो सकता है जब आर्टिकल ने हां बोला हो। अब बताओ, कैजुअल वैकेंसी में जो इंसान अपॉइंट हुआ है वो कब तक काम करेगा? जब पहले वाले का जो अनएक्सपायर्ड पीरियड था वो तब तक ही काम करेगा। अगला सवाल, 152 सबसेक्शन 1 के हिसाब से बताएंगे क्या होता है। फर्स्ट डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी के अंदर जिसका नाम लिखा होता है, और अगर नहीं लिखा है तो वहां पर सब्सक्राइब जिन्होंने किया होगा उसको हम लोग फर्स्ट डायरेक्टर बोलते हैं। 152 सबसेक्शन 2 की बात करेंगे, ऐसा हर इंसान जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होता है। 152 सबसेक्शन 3 में एवरी डायरेक्टर शुड हैव व्हाट डिन, और 4 में लिखा है और 5 में लिखा है उनके उसमें DIR 2 भी चाहिए और DIR 8 चाहिए। अब 6 में क्या लिखा है? रिटायरमेंट बाय रोटेशन, मतलब 2/3 डिवाइडेड बाय टोटल माइनस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर फ्रैक्शन आता तो अपर, और दूसरे में लिखा है 1/3 ब्रैकेट में 1/3 माइनस 1/3 ब्रैकेट में रोटेशनल डायरेक्टर। अगर ये फ्रैक्शन में आता है तो यहां पे नॉर्मल लिखना है। इतने डायरेक्टर हर साल जाएंगे, पर मान लो अगर कौन सा डायरेक्टर अगर मान लो एक ही दिन अपॉइंट हुए होंगे तो वही आएगा जो म्यूचुअल कंसेंट से हुआ होगा, और जब म्यूचुअल कंसेंट नहीं हुआ तो बाय लॉट से हो सकता है। अगला सवाल, अगर मान लो इस मीटिंग में कोई रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ, अगले मीटिंग में एडजर्न में उसमें भी रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ, तो इन्हीं लोगों को डीम्ड रीअपॉइंट करेंगे अगर उनकी विलिंगनेस है, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, उनके अगेंस्ट में कोई पास नहीं हुआ और रिजोल्यूशन सर्कुलेट किया था पर लॉस्ट हुआ, ऐसे केस में उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। अब बताओ, किसी को निकालने पर 3 चीजें होती, एक तो उनको अपॉइंट करेंगे, किसी और को अपॉइंट करेंगे, अपॉइंट नहीं करेंगे। हर केस में ओआर करना जरूरी है। 160 में सनी लियोन के हिसाब से अगर जिसको भी बनना है तो DIR 2 देगा, 8 देगा, डिन देगा और 1 लाख रुपए का चेक देगा, 14 दिन पहले देगा, और 14 डेज से पहले देने के बाद में 7 दिन पहले वापस नोटिस सर्कुलेट होगी, और जब मीटिंग बैठेगी जिसको अभी ओआर पास हुआ होगा वो आदमी हो जाएगा, फिर कंपनी DIR 12 सबमिट करेगी, बोलो जल्दी से, ROC को, और जिसका 25% से भी वोट कम मिला उसके 1 लाख रुपए जमा हो जाएगा, और जिसको 25% से ज्यादा मिला उसका 1 लाख रुपए उसको वापस दे दिया जाएगा। 162 की बात करूंगा, एक रिजोल्यूशन में सिर्फ एक ही डायरेक्टर को ही अपॉइंट करना चाहिए, पर अगर आपको मल्टीपल डायरेक्टर्स को एक साथ में अपॉइंट करना है तो मीटिंग चालू होने से पहले यूनानिमस रिजोल्यूशन पास होना जरूरी है। अगर मैं इसकी डिन की बात करूंगा, 153 में आप डिन के लिए अप्लाई करते हो, 54 में आपको डिन मिलता है, 55 में एक आदमी के पास एक ही डिन होता है। 156 में अगर आपके पास डिन है, यू शुड व्हाट सबमिट योर डिन नंबर 2 कंपनी विद इन व्हाट 30 डेज, और कंपनी ने सबमिट करना चाहिए ROC को 15 डेज में। 158 कहता है जब भी आप ROC को कुछ भी डेटा दोगे तो आपने डिन को हाईलाइट करना चाहिए, और 159 में कहते हैं आपको पनिशमेंट होगी। बताओ कौन से हालत में आपका डिन कैंसिल है, सरेंडर होता है। एक, आपने रॉन्गफुली ऑप्टेन किया होगा, आप मर गए होंगे, आप इंसॉल्वेंट हो गए, आप अनसाउंड माइंड हो गए, और साथ साथ में आपने यू हैव ऑप्टेन रॉन्गफुली या फिर आपने डुप्लीकेट हो गया होगा, उस केस में आपका डिन खारिज कर दिया जाता है। याद है आपको? मालूम है डिन प्राप्त करने के लिए जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं DIR 3, और जो डिन का डेटा चेंज अगर हो गया तो उसको चेंज करने के लिए DIR 6 का इस्तेमाल किया जाता है। वापस से बोलो क्या? डिन को अप्लाई करते हैं DIR 3 में, और अगर जो डेटा डिन में 3 में दिया हुआ है
नेम, सरनेम, जेंडर एंड ऑल, उसमें से कुछ भी चेंज हुआ तो आपको 6 में ही चेंज करके अप्लाई करना पड़ता है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने 164 के बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट। 164 1 अलग है और 2 अलग है। 1 बोलेंगे वो आदमी अनसाउंड माइंड है, वो एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट है, उसने सिर्फ अप्लाई किया होगा। चौथी बात, उसके उसमें डिन नहीं है। पांचवी बात, गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने बोल दिया तू किस लायक नहीं है, वो अपने कॉल्स देता नहीं, कॉल्स 6 महीने से कॉल्स दिया नहीं, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया इन्फॉर्म नहीं किया, और जेल में गया 6 महीने से ज्यादा पर 5 साल से कम, तो उसको सजा, उसको जो होगा 5 साल के लिए बंदी हो जाएगी, और वो 7 साल के लिए ज्यादा गया होगा तो लाइफ टाइम क्या नहीं करने लायक रहेगा वो, लाइफ टाइम वो कभी क्या नहीं बनेगा, ये डायरेक्टर बनने लायक नहीं रहेगा। अगर 164 सबसेक्शन 2 की बात करूंगा तो आप पे डीडीडी आता है, डिविडेंड डिपॉजिट डिबेंचर, या उसके इंटरेस्ट की मैं बात करूं, ये सब फेलियर हुआ इस साल भर के लिए, तो आप कितने सालों के लिए डायरेक्टर नहीं बन पाओगे? 5 साल के लिए डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। और अगर मान लो फाइनेंशियल रिटर्न और एनुअल स्टेटमेंट 3 साल के लिए नहीं भरा, दोनों भी भरना जरूरी है, दोनों में से कुछ भी नहीं भरा आपने, तो आप गए, आप भी 5 साल के लिए। अब बताओ कौन जाएगा आपके पास? सारे के सारे डायरेक्टर जाएंगे, और सारे डायरेक्टर जाएंगे तो कौन आएगा? एक तो प्रमोटर लाएगा, या फिर वहां पे यही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। 167 की बात करूंगा, वैकेशन कब होता है? जो 164 के जो होते हैं तब भी वैकेशन होता है। नंबर 2, आपको रिमोल किया तब भी वैकेशन, आपने 184 का जो डिस्क्लोजर था वो नहीं किया। नंबर 5, अगर आपने बाय वर्च, आपको हो सकता है बैंक से आपने लोन लिया था और बैंक का लोन वापस दे दिया, तो तब भी वैकेंसी होती है। और साथ साथ बताओ और कुछ, पिछले 12 महीने से इस आदमी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अपॉइंट नहीं की, ऐसे केसेस में वो आदमी वैकेशन होता है। 168 में अगर मान लो मैं बात करूंगा रेजिग्नेशन की, तो रेजिग्नेशन करता है डीआर, रेजिग्नेशन कर दिया तो उसके बाद में ये आदमी डीआर 11 सबमिट करेगा आरओसी को, और उसके बाद में कंपनी सबमिट करेगी 30 दिन के अंदर डीआर 12। अब बताओ रेजिग्नेशन के पहले तक जितने भी काम इसने किए होंगे वो सारे के सारे काम को वैलिड मानेंगे। पर मान लो रेजिग्नेशन इसका एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? रेजिग्नेशन दे दिया मतलब दे दिया, दैट्स ऑल। अगला सवाल 169, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर से एक किसी भी मेंबर को ऐसा लगता है तो वो नोटिस भेजेगा, नोटिस में बाद में उसको स्पेशल नोटिस जाएगी, वो आदमी अपना रिप्रेजेंटेशन देगा, टाइम के अंदर दिया तो सबको नोटिस में जाएगा, और नहीं दिया तो मीटिंग में रीड आउट करेगा, और नीडलेस पब्लिसिटी कर रहा तो कुछ नहीं करने देंगे, और जब भी निकालेंगे उसको क्या देंगे? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट, अगला सवाल 165, एक आदमी मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, और प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, इवन इट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? पब्लिक कंपनी। अगला सवाल बताएंगे बच्चों, मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर जो बन सकता है, और उसमें एक चीज लिखा ना, अगर सेक्शन 8 की जो कंपनी है उसमें डायरेक्टर बनता भी है तभी भी उसको काउंटिंग में हम लोग नहीं लेते। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, ड्यू डिलिजेंस से काम करना चाहिए, स्किलफुली काम करना चाहिए, आपने इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, उसने वो नहीं करना चाहिए, अपना काम किसी को डेलीगेट नहीं करना चाहिए, और ऐसे माहौल क्रिएट नहीं करना चाहिए कि वो बायस्ड ओपिनियन ले। अब बताओ 170 में क्या लिखा है? जो डायरेक्टर है, जो रजिस्टर है, उन्होंने अगर इस होल्डिंग कंपनी में या इसमें क्या बोलते हैं, कुछ तो शेयर होल्डिंग किया होगा तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। और 171 में लिखा है वो क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए, सबको एक्सेसिबल होना चाहिए, बिजनेस आवर्स में लोग जा सकते हैं, एक्स्ट्रा भी ला सकते हैं, और 30 दिन के अंदर उनको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, और नहीं मिला तो वो लोग रजिस्टर को कंप्लेन कर सकते हैं। और 172 में तो पनिशमेंट दी हुई है। अभी ये हुआ है अपना चैप्टर नंबर 3, हमने डिविडेंड किया, चैप्टर नंबर 3 किया। अब पढ़ेंगे हम लोग 196 और 203। बताओ बच्चों 196 में क्या लिखा? जल्दी से बात करो, पूरा चैप्टर 5 भी खत्म करना है। 196 में क्या लिखा है? अपॉइंटमेंट ऑफ किसका लिखा है ना? केएमपी, मतलब एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, और 203 में लिखा केएमपी। अब क्या हुआ? एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर का अपॉइंट करना है तो आपको बीआर करना पड़ेगा, साथ साथ में आपको क्या करना? ओआर करना पड़ेगा, और साथ साथ में आपको क्या, अगर आप शेड्यूल 5 फॉलो नहीं करे तो आपको सीजी का अप्रूवल भी लगेगा। किसके लिए? एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर की बात करो। पर अगर मैं सिर्फ केएमपी की बात कर रहा हूं, मतलब मैं सीईओ की बात कर रहा हूं, मैं सीओपी की बात कर रहा हूं, और मैं सीएस की बात कर रहा हूं, तो आप सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास अगर हुआ, दैट इज ऑल्सो इनफ। अगला सवाल, कौन से बताओ एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर दोनों भी रह सकते क्या? नहीं रह सकते, क्योंकि 2 होशियार लोग एक साथ नहीं रह सकते। कितने साल के लिए अपॉइंट होंगे? 5 साल, और रीअपॉइंटमेंट करना है तो 4 साल होने के बाद ही करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी इंसान का अपॉइंटमेंट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने और ओआर पास ही नहीं हो पाया, तो जितना भी काम उसने पहले किया होगा उसको हम लोग वैलिड मानेंगे। 196 के हिसाब से कौन से ऐसे 4 काम है जो डिस्क्वालिफिकेशन हमें ऐसा मानते हैं? नंबर 1, अगर वो विजय माल्या का फोटो हो, मतलब उसने आज तक कभी किसी को भी वो जो इंसॉल्वेंट हो। अगर वो सुब्रत राय का फोटो है तो इसका मतलब आज तक कभी भी क्रेडिटर को पैसा मिला ही नहीं। अगर उसकी एज 70 से ज्यादा हो, अगर उसकी एज 21 से कम हो, पर 18 से ज्यादा हो तो सीजी का परमिशन चलेगा, पर 18 से कम हो तो कुछ चलेगा ही नहीं। और अगर चौथी बात, अगर वो संजय दत्त जैसा हो जिसका 6 महीने से ज्यादा की जेल हुई हो,
6 महीने से ज्यादा की अगर जेल हुई हो तो उस आदमी को कभी भी डायरेक्टर बनने दिया नहीं जाएगा। पर मैं शेड्यूल 5 की बात करूंगा तो उसमें लिखा कोई भी जेल, वो जो स्पेसिफाइड एक्ट है उसका अगर 1000 भी फाइन लगा होगा और एक दिन भी जेल में गया होगा, कॉफे पोसा में सिर्फ उसको डिटेंशन भी किया होगा, और तीसरी बात अगर उसका 21 साल और 70 साल इधर भी है, चौथी बात उसको रेम्युनरेशन एक्सेस में मिल रहा है, और पांचवी बात वो भारत का रेसिडेंट नहीं है, इस केस में क्या कर दिया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। पर शेड्यूल 5 की कोई भी कंडीशन डिस्क्वालीफाइड हो जाती है तो वापस सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत से आप आगे जा सकते हो। अगला सवाल बताओ, एक एमडी दूसरे कंपनी का एमडी हो सकता है? जी नहीं हो सकता है। अगर दूसरे कंपनी का करना है तो वो दूसरे कंपनी का यूबीआर लगेगा। एक कंपनी का डब्ल्यूटीडी दूसरे कंपनी का डब्ल्यूटीडी हो सकता है कि दूसरी कंपनी जो है वो सब्सिडरी है। अगला सवाल ये आपके सामने दोस्तों, अगर मान लो कैजुअल वैकेंसी हो, किसका हुआ? अगर ये इसमें से नहीं कि केएमपी में से कोई चला गया तो वहां पे लिखा विद इन 6 मंथ्स उसके बिहाफ में किसी और को अपॉइंट करना बहुत जरूरी है। अगला सवाल यार आपके सामने 197 के हिसाब से सैलरी कितनी चाहिए? अगर मान लो वो अगर एमडी डब्ल्यूटीडी एक ही है तो 5%, अगर एक से ज्यादा तो 10% ऑफ किसका? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट का डिसाइड होता है 198 में। अब बात करें एक एमडी और कुछ तो भी एमडी है और उस केस में अदर लोग अगर अदर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव तो 1%, और अगर एमडी डब्ल्यूटीडी नहीं है तो 3%। अगला सवाल ये आपके सामने, अगर मान लो जो इसके 11% से ऊपर देना है तो सीजी का परमिशन लगेगा, अंदर ही अंदर अगर कुछ करना है तो ओआर पास करना पड़ेगा, और कंपनी इन केस ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा, इन केस ऑफ लॉस और फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा तो शेड्यूल 5 में जितनी सैलरी लिखी है आपको उतनी सैलरी देना पड़ेगी। वहां पे कॉलम में अप टू 5 करोड़, अप टू 100 करोड़, अप टू 250 करोड़ और 250 करोड़ से ऊपर, याद है सब? अब बात करेंगे 60 लाख, वापस से बोलता हूं, मैंने सही सही बोला था ना, 5 करोड़ 100 करोड़। हाँ, अब इधर बात करेंगे 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख और 120 लाख प्लस व्हाट 0.01% ऑफ जो भी 250 करोड़ के ऊपर होगा। अगर इससे डबल देना है तो आपको सीजी लगेगा, हाँ एसआर, और एसआर अगर उससे ऊपर गया तो आपको सीजी लगेगा। अगला सवाल ये आपके सामने, अगर इसमें बी वाली कंडीशन भी है, अगर वो आदमी ग्रेजुएट है, उसका कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, उसके उसमें उस चीज का एक्सपर्टीज नॉलेज है, और वो उसका डायरेक्टर का प्रमोटर का और रिश्तेदार भी नहीं है, और शेयर होल्डिंग भी नहीं, अगर ये सारी कंडीशन अगर होगी और बाद में वो 6 कंडीशन भी फॉलो करना पड़ेगा, अगर ए और बी को अगर फॉलो करना है तो 6 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगी। उसके लिए क्या था, आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एनआरसी ने हाँ बोलना चाहिए, वो जो नोटिस है कि नोटिस में सब कुछ लिखा होना चाहिए, साथ साथ में अगर आपने जिस चीज से पैसा लिया हुआ है उन लोगों का पैसा आपने टाइम पे चुकाना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन अगर फॉलो की होगी तो उस केस में आप ए और बी में विदाउट यूजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल अभी काम कर सकते हो। अगला सवाल ये आपके सामने, क्या लिखा है बताओ, ये क्या लिखा, क्या क्रेडिट होगा क्या नहीं? क्या गवर्नमेंट का ग्रांट जो है वो क्रेडिट होगा क्या? अरे होगा या नहीं होगा? हाँ होगा सर। अगर मान लो मेरा इंश्योरेंस का पैसा वो भी डेबिट होगा, मेरे सैलरी दिए वो भी होगा, मैनेजर रेम्युनरेशन, डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स, सुपर इनकम टैक्स नहीं होगा। अगर मान लो जो ये क्या होगा, क्या बोलते हैं, आपने असेट्स की वैल्यू बढ़ाई होंगी वो, और असेट्स की वैल्यू कम की तो डेबिट भी नहीं होंगी। जो नोशनल प्रॉफिट हुआ है, सपोज मान लो कि वो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का जो डेटा है उसको ही हम लोग डेबिट मानते, उसको हम लोग क्रेडिट मानते। एग्जामिनेशन में इसके 4 बच्चे बनाना चाहिए, क्या डेबिट हो सकता है, क्या डेबिट नहीं हो सकता, क्या क्रेडिट हो सकता है, क्या क्रेडिट नहीं हो सकता। अगला सवाल ये बड़ा आपके सामने, अगर मान लो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा होता उतनी अमाउंट दी तो वो डेबिट हो सकती, पर विलफुल अगर आपने कुछ दिया होगा तो होगा या नहीं होगा? अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया तो डेबिट होगा क्या? होगा। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज दिया तो होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फॉर द रिपेयर्स होगा या नहीं होगा? मान लो कोई अंडरटेकिंग को बेच के प्रॉफिट हुआ तो, और अंडरटेकिंग थोड़ी नॉर्मल होता है, अंडरटेकिंग को बेच के जो प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट नहीं होगा, अंडरटेकिंग को बेच के जो लॉस होगा बिकॉज ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगला सवाल, अगर आप 199 की बात करोगे, किसी ने जबरदस्ती नेट प्रॉफिट बढ़ा के ज्यादा सैलरी ले ली होंगी तो क्या हम लोग उस सैलरी करंट और पास दोनों से निकाल सकते हैं? हाँ। अगला सवाल 200 में क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनी टू फिक्स द लिमिट विद रिगार्ड टू व्हाट रेम्युनरेशन। चलो याद करो यार फास्ट, ये आपके लिए चल रहा है, ये मुझे आपसे 2 दिन दो, आज का और कल का दिन दो, सारे के सारे आईसीए के पेपर आप सॉल्व करोगे, यू विल फील हाईली कॉन्फिडेंट। आपको लगेगा यार लॉ इज द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट, बिलीव मी। मुझे सिर्फ आपका रिवीजन में साथ चाहिए, बाकी सब हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनी टू फिक्स लिमिट, बताओ क्या बोल रहे हैं? एक तो एज पर द एक्ट और एज पर द रूल। एज पर द एक्ट क्या बोले, आपको वो ये देना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अरे भाई अगर बोर्ड रिजोल्यूशन है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको अप्रूवल देना है तो वो लोग क्या सोचेंगे? पहली बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोचना चाहिए। नंबर 2, इस आदमी का
और कौन से कैपेसिटी में पैसा मिलता है, उसको दूसरे कंपनी से कितना पैसा मिलता है, उसका क्वालिफिकेशन कितना है, और एनी अदर मैटर। और अगर मैं इसकी बात करूंगा रूल्स की, तो पिछले 3 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका क्वालिफिकेशन और उसका रेम्यूनरेशन में क्या कनेक्शन है, एवरेज रेम्यूनरेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी है और इसको कितनी मिलती है, एंड ऐसे ही कुछ दिखा हो, देखो ये लिखा है, उसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये लिखा क्या बोलते हैं, उसने कंपनी में कितना सिक्योरिटी होल्ड किया है। ऑल दिस फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड बाय व्हाट बोर्ड एज वेल एज व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या देने से पहले, हाँ। अगला सवाल ये आपके सामने बताएंगे बच्चों, 200 कौन सा चालू है, 201 क्या बोल रहा है। पहली बात तो अगर आपने MR2 दिया होगा गवर्नमेंट को, जब अप्लाई करें MR2 दे दो, वो जो पेपर में, एक तो पेपर में भी दे दो, नोटिस भी दे दो, और साथ साथ में जब अप्लाई करोगे वो कटिंग भी दे दो, किसका, पेपर वाला कटिंग, और साथ साथ में नोटिस, जब भी आप गवर्नमेंट को अप्लाई करोगे। पर जो कंपनी लिस्टेड होती है, जो कंपनी लिस्टेड नहीं है, जो अनलिस्टेड है, तो उनके लिए एक एग्जाम्पशन दिया हुआ है। अगर उन्होंने क्या क्या किया होगा, तो मतलब अनलिस्टेड कंपनी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं भी पूछेंगी तभी भी चलेगा। अगर नंबर 1 क्या क्या दिया उन्होंने, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया 1, एनआरसी से भी हां बोला गया 2, आपके कंपनी ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया गया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की नोटिस भी गई, और आपने एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी टाइम पे भरा होगा, और आपने पैसा देने में डिफॉल्ट नहीं किया, और लास्ट में गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया होगा। ये सारी बातें 201 में लिखे। ये कब की बात है, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन, अगर देखो यहां पे सब लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा है, नोटिस किया है, SR किया है, आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, NRC से परमिशन लिया, सब कुछ लिखा है। अगर मैं 202 की बात करूंगा तो एक कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस MDWTD के बारे में है। पर अगर मान लो कि 2 साल बचे होंगे तो 2 साल या 3 साल विच इज लोअर। अगर मान लो 4 साल बचे होंगे तो 3 साल और 4 साल विच इज लोअर। अगर मैं अगला और एक सवाल पूछता हूं, एवरेज सैलरी किसका लगाएंगे, जितने साल उसने काम किया है उसका एवरेज मानेंगे, समझ आ रहा है ना, उतना एवरेज सैलरी यूज करेंगे, पर मैक्सिमम कॉम्पनसेशन कितने साल का देंगे, मैक्सिमम 3 साल का देंगे। अब बताओ उसमें और एक दो बातें हो ना इसमें। अगर मान लो उसको कब कब कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, अगर उसने टाइप हुआ पर जो नई कंपनी में काम नहीं कर रहा है, वो रिजाइन हो गया है, उसको वैकेट करना पड़ रहा है, उसको रिमूव कर दिया गया है, उसकी वजह से ही कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, और रामलिंगा राजू जैसा आदमी जो फ्रॉडुलेंट है और उसने ही ऐसा माहौल क्रिएट किया कि उसको निकाल देना चाहिए, ऐसे हालात में उस आदमी को कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। अगला सवाल ये आपके सामने, क्या लिखा है ये 204 205 204 में क्या लिखा है, बड़े कंपनीज का ऑडिट, क्या कौन सा ऑडिट, CS ऑडिट। कब, अगर मान लो वो कंपनी लिस्टेड है या जिन्होंने 50 लाख और 250 है ना, 50 करोड़ 250 करोड़, 50 करोड़ क्या पेड अप शेयर कैपिटल और 250 करोड़ अगर टर्नओवर होगा, इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो आप CS द्वारा ऑडिट हर साल होना जरूरी है। और जो लोग भी वहां पर जाएंगे उन्होंने इस ऑडिटर को असिस्ट करना चाहिए, और इन्होंने असिस्ट नहीं किए तो उनको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि इन्होंने असिस्टेंस क्यों नहीं दिया था। CS का काम क्या होता है, CS काम करेगा, कंपनी की मीटिंग कंडक्ट करवाएगा, नोटिस भेजेगा, रेजोल्यूशन पास करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हेल्प करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए वो सजेशन देगा, वो अब कंपनी को रिप्रेजेंट भी करता है, और कंपनी के सेक्रेटरी स्टैंडर्ड को भी बढ़ावा देता है। ये सारे काम 205 में होते हैं। अब सारे सेक्शन हम लोग याद करेंगे। 196 से 96 में अपॉइंटमेंट, 97 में जो है वो रेम्यूनरेशन, 98 में जो है P&L अकाउंट, 99 में जो है अगर एक्सेस पैसा गया तो वापस लेंगे, 200 में लिखा है एज पर द एक्ट, एज पर द रूल, 201 में लिखा है MR2 देना चाहिए, 202 में लिखा है लॉस ऑफ ऑफिस, 203 में लिखा है KMP, 204 में लिखा है बिगर कंपनीज का ऑडिट, और 205 में क्या लिखा है, वापस से बोलो 205 में क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ CS, 204 में क्या लिखा है, अरे बोलो यार चलो, ऑडिट 203 में क्या लिखा है, KMP 202 में क्या लिखा है, लॉस ऑफ ऑफिस 201 में, फॉर्म कौन सा 200 MR2 में देना चाहिए, 200 में क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है वो कौन से फैक्टर सोचते हैं, 199 एक्सेस पैसा दिया तो वापस ला सकते हैं, 198 P&L अकाउंट, 197 रेम्यूनरेशन, 196 अपॉइंटमेंट, याद है। अब आ जाओ 173 पे आओ, 170, अरे जल्दी आओ भाई, टाइम नहीं मेरे पास। मैं 173 की बात कर रहा हूं। 173 में बताओ कम से कम कितनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होना चाहिए, 4, और एक साल भर में पहली जब मीटिंग होती है होती विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और चार मीटिंग के बीच में क्या क्या होता है, द गैप शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज। और अगर मैं सेक्शन 8 की बात करूं तो साल में 2 ही मीटिंग होना चाहिए, 6 कैलेंडर ईयर में एक और 6 कैलेंडर मंथ में एक, और उसमें लिखा है OPC, डोरमेंट कंपनी,
स्मॉल। इनको भी 6 महीने में एक होना चाहिए, पर इनमें लिखा है कि 90 दिन से ज्यादा का गैप होना चाहिए। अगला सवाल, नोटिस कितने दिन पहले जाना चाहिए? 7 दिन पहले जाना चाहिए। और 7 दिन के अगर शॉर्टर नोटिस देना है तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां पे होना चाहिए, और अगर वो भी नहीं होता तो उसने कम से कम फर्दर रेटिफाई करना चाहिए। अगर मैं सवाल पूछूंगा कि ये मीटिंग के 2 तरीके, एक तो फिजिकल मीटिंग, एक तो वर्चुअल मीटिंग, अदरवाइज रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन सेक्शन नंबर 175। बताओ कौन से काम जो वीडियो मीटिंग में नहीं होते? अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, और बोलो तीसरा कौन सा? प्रोस्पेक्टस या फिर मर्जर एक्विजिशन, ऐसी कोई बड़ी बात होगी तो। अगला सवाल है, बताओ कौन से रूल्स होते हैं अगर वो मीटिंग वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट करना है? तो सबको आवाज आ रही है, सबको सुनाई दे रहा है, सब पहले चेक करना चाहिए, नोटिस में भी जाना चाहिए, जिसको आना है उसने भी पहले बोलना चाहिए, बाकी सिक्योरिटी होना चाहिए, उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए, बीच बीच में कोई आके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगला सवाल ये उठता है, कोरम कितना होना चाहिए? समझा नहीं मैं। 1/3 और 2 विच इज मोर। अगर मान लीजिए 2/3 से ज्यादा अगर डायरेक्टर इंटरेस्टेड होंगे तो 2 या मतलब 2 या फिर जितना भी लेफ्ट होगा उतना। अगला सवाल ये उठ रहा है कि अगर वाउंट ऑफ कोरम की वजह से अगर चौथी मीटिंग नहीं हुई तो हम लोग एडजन करेंगे, पर जो पहली जिस दिन मीटिंग हुई थी उसको मानेंगे वो उसी साल में हुई है। याद है आपको 31 मार्च के दिन चौथा मीटिंग जो है वो नहीं हुआ, तो वो मीटिंग उसी साल का मानेंगे, अगले साल का नहीं। वाउंट ऑफ कोरम की वजह से अगर मीटिंग एडजन होती है तो कब एडजन होती है? जब आर्टिकल में लिखा होगा वहां पे, और आर्टिकल साइलेंट है तो अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय पे हो, और वो भी नेशनल हॉलीडे आएगा तो उसको सक्सीडिंग मानेंगे। इज इट ओके? अगला सवाल ये आपके सामने, पासिंग रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। आपके और मिलने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग पहले ही आपको एक खत भेजेंगे अलॉन्ग विथ ऑल द डेटा भेजेंगे। आपका जो आएगा रिप्लाई, जितने लोगों ने रिप्लाई दिया उसमें से मेजोरिटी हो गई तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। पर 1/3 से ज्यादा लोगों ने अगर लिखा है ना बे, एटलीस्ट 1/3 लोगों ने अगर डिनाई कर दिया तो आपको एक कंपलसरी झक मार के इनको मीटिंग ही लेना पड़ेगी। 176 की मैं बात करूंगा, अगर कोई इंसान का अपॉइंटमेंट ही गलत था, जिस दिन से ऐसा आइडेंटिफाई हुआ तो आइडेंटिफाई करने के बाद का काम इनवैलिड है, पर आइडेंटिफाई होने तक का सारा काम वैलिड माना जाएगा। अगला सवाल है, ये आप सभी जानते हो मैं क्या बोलने वाला हूं इसके बाद। मैं ऑडिट कमेटी की बात करूंगा। ऑडिट कमेटी 177 सबसेक्शन 1 टू सबसेक्शन 8, और विजिल जो है वो 9-10 है। विजिल का पता है, जब डायरेक्टर और एम्प्लॉय किसी को भी दर्द हुआ तो वो विजिल मैकेनिज्म में जाएंगे। विजिल मैकेनिज्म को कौन मैनेज करता है? ऑडिट कमेटी। और जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं होगी वो डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। अब बताओ एक सवाल है, विजिल में फ्रिवलेस कंप्लेन गया तो उसको मारेंगे, और जो प्रियंका चोपड़ा ने अच्छी कंप्लेन लेके गया तो उसको प्रोटेक्शन देंगे। अब मैं ऑडिट कमेटी की बात करता हूं, कौन सी कंपनी की एप्लीकेबल? जो लिमिटेड है, मतलब जो लिस्टेड है, और अनलिस्टेड होगा तो 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। और एक सवाल है, अगर इसमें कम से कम 3 लोग चाहिए और जो मेजोरिटी लोग है इसके वो इंडिपेंडेंट चाहिए। अगला सवाल ये भी इनका काम क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल अच्छा है क्या नहीं, ऑडिटर को अपॉइंट करना, ऑडिटर के साथ में बात करके डिस्कशन करना, कोई भी काम में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इनको लगता है कि अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कुछ भी करना चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये ऑडिटर के साथ में बैठ के कोई भी स्कोप डिसाइड कर सकते हैं। इनका काम है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारी कंपनी का सही काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो चेक करना। अब बात करेंगे एनआरसी। एनआरसी मतलब नॉमिनेशन भी डिसाइड करते हैं, कौन से लोग डायरेक्टर बनना चाहिए, उनका सैलरी कितना होना चाहिए, उनका पैकेज कितना होना चाहिए, फिक्स सैलरी कितनी होना चाहिए, उनकी वेरिएबल कितनी होना चाहिए, ये लोग वो सब डिसाइड करते हैं। वो सैलरी उतनी रखते हैं ताकि लोगों का मोटिवेशन भी रहे, ज्यादा भी सैलरी नहीं जाना चाहिए। वापस कौन से कंपनी के लिए एप्लीकेबल है? ये वही है जो हमने ऑडिट कमेटी लिए देखा। इसमें भी कम से कम कितने लोग होना चाहिए? 3। वो भी कौन से? नॉन एग्जीक्यूटिव। उसमें से मेजोरिटी और मतलब हाफ भी और हाफ से ज्यादा भी क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब मैं एसआरसी की बात करूंगा, जिस कंपनी में 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी होल्डर है, मतलब डिपॉजिट होल्डर, डिबेंचर होल्डर और व्हाट शेयर होल्डर्स ज्यादा होंगे तो उस कंपनी में एक एसआरसी का होना जरूरी है। और एसआरसी में अगर मान लो अमरीश पुरी चला गया तो उसके समय पे कौन काम करेगा? अरे उसने जो ओमपुरी को बुलाया वो काम करेगा ना, प्रॉब्लम क्या है? अब अगला सवाल है 179। बताओ ये क्या कुछ काम कभी क्या होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ ही होते हैं, बीआरएन बीएम में ही होते हैं। अरे 179 ये रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं होंगे। अब सीबीएसई का फालतू बच्चा अपना बिल डाट और ऑडिट पी के, अब बताओ सी फॉर व्हाट कॉल, बी से व्हाट क्या लिखा है? बायबैक करना, एस फॉर सिक्योरिटी इशू करना। सीबीएसई का फालतू मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूवल देना। सीबीएसई का फालतू बच्चा बिल से बोरिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, लोन देना। डी फॉर डाइवर्सिफिकेशन, अमलगमेशन, एंड टी फॉर टेक ओवर। और साथ साथ में क्या? ऑडिटर ने ऑडिटर को अपॉइंट करना, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना, और के फॉर व्हाट? केएमपी को अपॉइंट करना। ये सारे काम करना तो ये कंपलसरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बोर्ड मीटिंग में होते हैं। और अगर मैं 180 की बात करूं तो रेस्ट्रिक्शन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। इसमें 4 काम है। अगर मान लो कोई डायरेक्टर का पैसा माफ करना है, उसको एक्सटेंशन देना है, या फिर जो अमलगमेशन का पैसा है उसको खर्च करना है, या 20% से ज्यादा वाले अंडरटेकिंग बेचना है, या चौथी बात अगर बात करके बोरिंग करना है। बोरिंग कितनी? करंट बोरिंग प्लस प्रपोज बोरिंग इज इक्वल टू ये जो एफआर
अरे बोलो ना, फ्री रिजर्व, शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, एफआर और एसपी जो है, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और इससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो आपको ये एसआर पास करना जरूरी है। तो ये अगर मैं बात करूंगा, अगर मुझे सेक्शन 180 को पढ़ना है तो ये बीआर भी लगता है यहां पे, और साथ साथ में एसआर भी लगता है। और अब की बार ये इकलौता सेक्शन है जहां पे एसआर की बात हो रही है। ट्राई नोट, कौन सा? 180 टॉक्स अबाउट व्हाट? एसआर ऑल्सो। अब 181, 82 तो कितना इजी है। 181, 82, अरे कुछ तो बोलो। 181 की बात करें, अगर चैरिटेबल कौन सा होना चाहिए? बोनाफाइड या मैलाफाइड? कितना परसेंटेज देंगे? इट शुड नॉट बी मोर देन व्हाट? 5%, और 5% ऑफ व्हाट? एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ व्हाट? लास्ट 3 इयर्स। और मैं बात करूं अगर इससे ऊपर जाना है तो आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होना चाहिए, और इससे कम होना चाहिए तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कर सकते हैं। अगर मैं पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन करूंगा तो कौन सी कंपनी नहीं कर सकती जो जिसको 3 साल भी नहीं हुए, और जो गवर्नमेंट कंपनी है और आप मैक्सिमम दे सकते हो 7.5%, उसके ऊपर तो अलाउड ही नहीं। और देंगे तो जितना भी दिया आपने उसको 5 टाइम्स आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अगला सवाल है, वो डायरेक्टली भी है क्या इनडायरेक्टली? दोनों भी है। अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा काम किया जिसकी वजह से इनडायरेक्टली फायदा अगर पॉलिटिकल को हो रहा होगा तो वो भी इसमें आ जाएगा। अगला सवाल 183 के साथ में है, बताओ क्या लिखा है? नेशनल डिफेंस फंड को आप मन चाहे जितना भी दे दो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपत्ति नहीं है। उनको आप कितना भी परसेंटेज दे सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं 184 की बात करूंगा आज, 184 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। अब मैं पहली बात तो 184 सबसेक्शन 1 की बात करता हूं। सबसेक्शन 1 में लिखा है कि आज अभी तक जितने फलाना फलाना कंपनी में था, एनी इंटरेस्ट नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइनेंशियल, तो उसको मैं डिस्क्लोज करूंगा। कब? अपॉइंटमेंट किया, रिलिंग्विशमेंट के 30 दिन के अंदर। और 184 में क्या करता हूं? आज की जो मीटिंग हो रही है उसमें मैं कौन से कंपनी में इंटरेस्टेड हूं वो मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और डिस्क्लोज नहीं करेगा मतलब क्या? वो वॉइडेबल हो जाएगा। डिस्क्लोज वॉइडेबल हो जाएगा, डिस्क्लोज करना जरूरी है। और जब डिस्क्लोज कर दिया तो वो मीटिंग में बैठ भी नहीं सकता, वो कोरम में काउंट भी नहीं होता। याद है ना भाई? ये क्या पढ़ा हमने? इंटरेस्टेड। पर मैं अगर मैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर की बात करूंगा तो 184 2 का जो है वो 2 में 2-3 पार्ट है, वो 2% वाली बात है उसमें। बोलो जल्दी से। एक तो पहले जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसमें 2% से ज्यादा का वोटिंग पावर होना चाहिए तो वो इंटरेस्टेड हो जाएगा। पर उसका भी, अरे जो वो है या दूसरे डायरेक्टर है, उनके रिश्तेदार है, सब मिला के 2% से ज्यादा हुआ तो उसने डिस्क्लोज कर देना चाहिए। मान लो आपकी बात 2% नहीं है, पर वो दूसरी कंपनी में प्रमोटर डायरेक्टर या फिर प्रमोटर है, सीईओ है, मतलब प्रमोटर मैनेजर एमडी है, तभी भी उसने डिस्क्लोज करना चाहिए। और अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर वो पार्टनर है, अगर वो ईशा एचयूएफ है, उसके अंदर मेंबर है, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में वो ओनरशिप है, तो ऐसे केसेस में उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। ये है 184। आज हमने 188 के जो आपके सामने है। 88 में क्या हो रहा है जवाब दो। अच्छा आज हमने रिकॉल किया, अब नहीं करेंगे ना, मतलब और क्या बहुत अंदर जाएगा, मतलब उसको 10 मिनट लगेंगे। वापस से 185, लोन टू डायरेक्टर्स अलाउड ही नहीं। डायरेक्टर को लोन दे सकते अगर वो सबको दे देंगे, और दूसरी बात अगर एसआर पास हुआ होगा, और तीसरी बात वो बैंकिंग जैसी कोई कंपनी है तो वो लोन टू डायरेक्टर कर सकते हैं। अदरवाइज लोन टू डायरेक्टर देना अलाउड है या नहीं है? अलाउड नहीं है। पर इसमें भी बहुत सारे लोग हैं, अभी ये राजपाल रामपाल वो सब इसी एरिया से है। आप किसको अलाउड नहीं है? इसके डायरेक्टर को भी अलाउड नहीं है, होल्डिंग के डायरेक्टर को अलाउड नहीं, उनके दोनों के रिलेटिव को, दोनों के पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म को नहीं अलाउड। अब मैं इसकी बात करूंगा, किसकी? अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूंगा, पहले से क्या बोल रहे हैं? पब्लिक में बोलो कुछ, उसके अंदर 25% का कुछ है ना? 25% है किसका किसका? राजपाल का, रामपाल का, बॉबी का, बाबू का 25% ज्यादा होगा तो उसको लोन देना अलाउड नहीं, वो कोई भी होगा। और अगर मान लो जॉन लिमिटेड है या जॉन प्राइवेट लिमिटेड है, जो ये लेंडिंग कंपनी बॉबी और बाबू के हिसाब से सुनते हैं, तो फिर उस लोन देना अलाउड नहीं है। और लोन देंगे भी तो उसका उतना ही इंटरेस्ट रेट होना चाहिए जितना कि बैंक का हो, वो ज्यादा 1 साल 3 साल 5 साल का जो नियरेस्ट आएगा वो आना चाहिए। याद है आपको? अगला सवाल है 187 के हिसाब से, बोलो ना क्या लिखा है? नहीं इसमें 1 ईयर 3 ईयर नहीं, इसमें शायद से आरबीआई का रेट है क्या? इसमें है क्या? वो 186 में था। अरे यहाँ देखो, यहाँ लिखा इट शुड नॉट बी लेस देन व्हाट वही लिखा, मतलब जो आरबीआई ने जो रेट डिक्लेयर किया उससे कम नहीं होना चाहिए, बराबर है। अगर मैं 187 की बात करूंगा, मेरे कंपनी का जो माल है वो मेरे कंपनी के नाम पे होना चाहिए। 5 ऐसे एक्सेप्शन है, जब मेरी कंपनी की जगह या मेरी कंपनी सिक्योरिटी किसी और के नाम पे हो सकता है। एक वो डिपॉजिटरीज की केस है, जब भी मैं शेयर मेरे नाम पे कभी होते नहीं, किसी के भी नहीं होते, वो तो हमेशा एनएसडीएल के नाम पे होते। नंबर 2, लोन लेने के लिए मैंने किसी और के नाम पे दिए होंगे शेयर्स। नंबर तीसरी बात, डिविडेंड कलेक्ट करने के लिए। चौथी बात,
अगर मैंने बेचने के लिए मेरे से खुद से बिकता नहीं था, इसलिए मैंने एसबीआई या किसी और को दिया होगा 6 महीने के लिए। और पांचवी बात, 7 मेंबर को कंप्लीट करने के लिए अगर मैंने अपने शेयर्स किसी और के नाम पे किए होंगे तो वो अलाउड है। अगला सवाल, 189 के 2 पापा है, 184 एंड 189 में जो जो डिस्क्लोजर किया था उसको हमने एमबीपी 4 में मेंटेन करना चाहिए, और वो क्रोनोलॉजिकल मेंटेन होगा, वो सबको एक्सेसिबल हो जाएगा एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें यहां पे लिखे हुए। अगला सवाल ये आपके सामने, 190 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो भी हमारे एमडीडब्ल्यूटीडी होते हैं, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग जब उनके साथ में करते हैं तो वो मेंटेन होना चाहिए और कोई भी आके उसको एक्सेस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 191 तो हमने किया नहीं। 192 हम लोग नॉन बार्टर की बात करते हैं, इसमें अगर मान लीजिए बीएमडब्ल्यू, एसएमडब्ल्यू, एचएमडब्ल्यू ये सब है, और बीएमडब्ल्यू का जो बीएमडब्ल्यू कंपनी अपने भी डायरेक्टर को, एसएमडब्ल्यू के डायरेक्टर को, एचएमडब्ल्यू के डायरेक्टर को, बोलो ना एएमडब्ल्यू, किसी को भी क्या नहीं दे सकती? नहीं, अगर मान लो इन सबको बीएमडब्ल्यू दे रही है तो उनके बदले में उन्होंने कैश ही लेना चाहिए, पर कैश के बदले कुछ करना है तो उनको रिजोल्यूशन पास करना पड़े, और वाइस वर्सा भी इन सबके डायरेक्टर से अगर कुछ लेंगे तो उसके बदले में कैश ही देंगे, और कैश नहीं देंगे तो उनको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और साथ साथ में अगर मान लो आमिर खान जैसे लोगों से अगर ऐसी गलती हो गई होंगी अनजाने में तो अलाउड है, पर वहां पे आर्म लेंथ प्राइस होना जरूरी है। और इसमें और एक चीज थी ना कुछ तो, हाँ, जब भी आप नोटिस भेजते हो तो आप जो वैल्यूअर है उसका जो रजिस्टर वैल्यूअर आता है उसका भी डेटा जाना चाहिए साथ में। ओपीसी की बात करते हैं, आज हमने 188 पढ़ा तो शायद से आज ओपीसी और भी क्लियर हो जाएगा। 188 में बहुत झमेले है, पर बताओ जो आदमी कौन है जो खुद ही शेयर होल्डर है और डायरेक्टर भी वही है और उसके साथ में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो गड़बड़ करेगा तो खुद के साथ ही होगा। तो ऐसे आदमी को इतने लफड़े मत डालो, बीआरएनबीएम ऑडिट कमेटी, और उसको बोले एक काम करो, तो एक काम करो, तुम्हें एमओयू बना लो, और तुमसे एमओयू भी नहीं होता तो मिनट साइन कर लो और आरओसी को इन्फॉर्म कर दो 15 दिन के अंदर, बराबर है। 194 की बात करेंगे, कोई भी कंपनी या उसके होल्डिंग, उसकी सब्सिडी और वो कंपनी, इसके शेयर्स में फॉरवर्ड डीलिंग करना अलाउड नहीं है। किसको अलाउड नहीं है? पढ़ो ने, डायरेक्टर केएमपी को उस कंपनी में, उसकी होल्डिंग में, उसकी सब्सिडी में क्या फॉरवर्ड डीलिंग करना अलाउड? फॉरवर्ड डीलिंग नहीं कर सकता, मतलब कॉल भी नहीं कर सकता, पुट भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता और उसको एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता। और 195 में क्या है कि वो सिर्फ डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर हो, केएमपी हो या कोई भी अदर ऑफिसर हो, उसके पास में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और जो नॉन पब्लिक है, और उसको यूज करके अगर वो पैसा कमा रहा होगा, ये लॉसेस को अवॉइड कर रहा होगा अपनी ही कंपनी के शेयर्स में, तो ऐसे इंसान को 5 लाख से 25 करोड़ या जो पैसे कमाए उसका 3 गुना जो भी लगाना लगाएंगे और साथ साथ में जेल में भी जाएगा। ये 195 है। इसी के साथ में ये भी सेक्शन खत्म हुआ। अब सारे सेक्शन को बैक टू बैक बोलो जल्दी से। 149 वुमन डायरेक्टर, इंटरेस्टेड डायरेक्टर खत्म हुआ। 150 डेटा बैंक, 151 स्मॉल डायरेक्टर, 152 पहला डायरेक्टर डिन होना चाहिए, DI2 DI8 वो आएगा। 153 में डिन को अप्लाई किया, चलो 153 से 159 सबको मालूम है। 160 सनी लियोन डायरेक्टर बनने के लिए। 161 1 2 3 4 एडिशनल ऑल्टरनेट नॉमिनी। 162 एक रिजोल्यूशन में एक, अरे बोलो यार अब तो बोलो यार। 163 किया नहीं। 164 डिस्क्वालिफिकेशन। 65 में एक डायरेक्टर 20 कंपनी में। 66 में ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। 67 वैकेशन। 68 रिजिग्नेशन। 69 रिमूवल। 70 में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। 71 में इंस्पेक्शन हो सकता है उस रजिस्टर का। 72 में पनिशमेंट। 73 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग। 74 में कोरम। 75 में रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। 76 में अगर उस आदमी का अपॉइंटमेंट है तो अगर वो वैलिड नहीं हो तो उसके बाद में, अगर वैलिड उसके बाद में उसने काम नहीं करना चाहिए आइडेंटिफाई होने के बाद। 177 में 2 कमेटी, ऑडिट कमेटी, विजिल। 178 में एनआरसी, एसआरसी। 179 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन पास होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो सीबीएसई के बाद पावर्स ऑफ द बोर्ड। 180 रेस्ट्रिक्शन टू द पावर्स ऑफ द बोर्ड। 181 डोनेशन टू चैरिटेबल। डोनेशन टू 182 में डोनेशन टू पॉलिटिकल। 183 एनआरसी, सॉरी क्या होता है, नेशनल डिफेंस फंड। 184 में डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर। 185 लोन टू डायरेक्टर्स। 186 जो है वो लोन टू अदर्स है। 187 जो है मेरी कंपनी का प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होना चाहिए। 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। 189 रजिस्टर होना चाहिए 184 का, 188 का। 190 का जो था वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ केएमपी और वो WTD। 191 किया नहीं। 192 जो है बार्टर सिस्टम है। 193 ओपीसी। 194 जो है वो प्रोहिबिशन टू फॉरवर्ड डीलिंग। 195 जो है वो, एक बार आप घर पे भी जाके अच्छे से देखो रे, आप यहां पे आके मेरे पास हौले से करते हो, एक बार खुद से भी देखने की जरूरत है। एक बार खुद से देख के तो आपको भी मजा आएगा ना कल से। 196 का तो अपॉइंटमेंट। 197 रेम्यूनरेशन। 198 क्या लिखा? P&L अकाउंट।
199 एक्स्ट्रा दिया तो वापस ले सकते हैं। 200 में क्या लिखा है, जब भी आप अप्लाई करोगे तो रूल्स में और एक्ट में क्या लिखा है। 201 में क्या लिखा है, MR2। 202 में क्या लिखा है, लॉस ऑफ ऑफिस। 203 में क्या लिखा है, KMP। 204 में बिगर कंपनीज का CS ऑडिट, और 205 में फंक्शन ऑफ CS। ये सारा हमने रिवाइज किया 149 से लेकर 205। आज आपका डायरेक्टर चैप्टर पूरा खत्म हुआ।